मेघवाल जी, संस्कृति मंत्रालय आपके पास है। 2014 से पहले संस्कृति मंत्रालय को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाता था, लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी ने कमान संभाली है, हम देख रहे हैं कि इसको लेकर बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। देश का गौरव किस तरह से लौटाना है, उस दिशा में प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। और आजादी का अमृत महोत्सव जो इस वक्त हम देख रहे हैं देश में मनाया जा रहा है, उसमें भी संस्कृति मंत्रालय की बहुत ही अहम भूमिका है। अब किस तरह से आगे बढ़ना है, आगे की दिशा क्या होगी, ब्लूप्रिंट क्या होगा, सबसे पहले तो इससे रूबरू कराइए हमारे दर्शकों को। मीमांसा जी, आपने ठीक ही कहा कि 2014 से पहले कोई भारतीय संस्कृति के प्रमोशन की बात करता था तो उसमें ऐसा लगता था कि कहीं मुझे कह देंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं, प्रोग्रेसिव थिंकिंग की बात नहीं कर रहा हूं। उनको ऐसा लगता था। ऐसा नहीं है कि योग भारत में पहले नहीं था, पर योग की बात करके योग को युवाओं तक पहुंचाना और योग क्यों महत्वपूर्ण है शरीर के लिए और प्राणायाम क्यों जरूरी है शरीर और पूरे संपूर्ण व्यक्तित्व के लिए, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा। ये भारतीय दर्शन तो पूरा संसार आज उसका लाभ उठा रहा है। मोटा अनाज खाना क्यों जरूरी है, ये भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति। जब स्वामी विवेकानंद भारतीय दर्शन और भारतीय संस्कृति के अनुसार, रामकृष्ण परमहंस के कहने के अनुसार कई बार देवी के सामने जाते हैं, नहीं मांग सकते, कुछ होता है। तो बाद में फिर जब रामकृष्ण परमहंस कहते हैं जाइए तुम्हें पूरे संसार में जाना है, लेकिन मोटे अनाज की और मोटे कपड़े की कोई कमी नहीं आएगी। ये मोटा अनाज, इसकी बात करते हुए भी लोग डरते थे कि हम मोटा अनाज की बात करेंगे क्या। तो भारतीय संस्कृति को हीन भावना से देखने की दृष्टि पहले थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद इस दृष्टि में चेंज आया है। भारतीय संस्कृति को जैसे स्वामी विवेकानंद ने पूरे संसार में आगे बढ़ाया, क्यों नहीं हम ऐसे आगे बढ़ा सकते। इसलिए केदारनाथ जी ठीक हुए हैं, ऐसे बद्रीनाथ में काम हुआ है, इसलिए काशी भव्य बनी है, इसलिए अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसलिए उज्जैन में कॉरिडोर बना है, इसलिए सोमनाथ मंदिर ठीक हुआ है, इसलिए महाबलीपुरम ठीक हो रहा है। इसलिए ये सारे जो काम हो रहे हैं ये भारतीय संस्कृति के सेंटर हैं। आपने एकदम ठीक है। आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान इस कामों को हमने तेजी से आगे बढ़ाया है। मेघवाल साहब, G20 की अध्यक्षता भारत को मिली। आप भी यूक्रेन गए, क्योंकि आप संस्कृति मंत्रालय देख रहे हैं, तो G20 के माध्यम से और SCO के लिए आप यूक्रेन गए। इन दोनों की अध्यक्षता ये पूरी साल अब भारत देखेगा। तो उस लिहाज से संस्कृति मंत्रालय के क्या क्या प्लानिंग है, क्योंकि काशी को यहाँ की राजधानी G20 की बनाया गया है, तो 800 बैठकें होंगी G20 की, आखिरी वो जो मेन बैठक है वो भी होगी। तो उसके लिहाज से मंत्रालय में क्या क्या काम है और कैसे ये गौरव और इंटरनेशनली आगे बढ़ेगा। देखिए, G20 जैसे आपको सबको पता है, नाम तो G20 है, लेकिन टोटल 43 कंट्रीज है। यूरोपियन यूनियन एक कंट्री के नाते इसमें सम्मिलित है। तो G7 के अमीर देश वो इसके पार्ट हैं G20 के। डेवलपिंग कंट्री आपके अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, ये सारे, ब्राजील, ये सारे इसके पार्ट हैं। और यूरोपियन यूनियन एक कंट्री के नाते 13-14 कंट्री वो इसके पार्ट है। तो 43 कंट्री। अब 43 जब कंट्री हैं तो ये 85% इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण ग्रुप हुआ, एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म हुआ। और आजादी के अमृत महोत्सव के बाद जो अमृत काल का पहला वर्ष है 2023, उसमें भारत को प्रेसिडेंसी मिली। ये हमारे लिए, सबके लिए गौरव की बात है। इसलिए तो सुपर इंडियंस का कार्यक्रम भारत 24 कर रहा है। मैं बधाई भी देता हूं कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट चुना है। अभी हम और गोविंदा जी बैठ के बात कर रहे थे कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट चुना है। 24 गोविंदा जी 24 घंटे होते हैं वो अलग विषय है, लेकिन 24 गुण भी होता है इंसान में, उनका भी इसमें उजागर होगा 24। और भारत का जो झंडा है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिबेट हुई थी कि कौन से रंग रखें, तो 3 रंग। हरे रंग का भी, ये नीले रंग का भी विषय आया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा नीला रंग भी होना चाहिए कहीं न कहीं। तो अशोक चक्र के माध्यम से जो नीले रंग की
24 तिलियां है ना, वो 24 गुणों को प्रकट करती है। सारनाथ के 24 गुण, 24 इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो 24 है, ये तो इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा कई कारणों विशाल से जी, अभी इंपॉर्टेंट है। आपने राम मंदिर का जिक्र किया और काशी अभी है, बाकी मथुरा- जिक्र बाकी है मीमांसा जी, इनका वो मैं दूसरी लाइन में चला गया। ये जो G20 इसकी प्रेसिडेंसी मिलना, अब कोई भी ग्रुप आएगा यहाँ, सपोज करो पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन यहाँ होगा, 43 पर्यावरण मंत्री आएंगे पूरे संसार के, प्रेसिडेंसी किसके पास? इंडिया के पास। तो इंडिया का पर्यावरण मंत्री उसकी अध्यक्षता करेगा। एजेंडा सेट करने का काम इंडिया को मिला। 2023 में हर सेक्टर का एजेंडा सेट इंडिया करेगा, और जब फाइनली राउंड होगा जिसमें राष्ट्राध्यक्ष आएंगे 43 देशों के, और उसमें नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री अध्यक्षता करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा गौरव बढ़ेगा। ये विषय G20 का है। दूसरा विषय रखा जिसकी चर्चा कम होती होनी चाहिए, ये रखा अदिति जी बहुत अच्छा विषय है, ये SCO है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर कंट्रीज करके ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जितनी हैं ये सारे इसके मेंबर हैं, और रशिया चाइना भी इसका मेंबर है। तो SCO कॉर्पोरेशन कंट्रीज का ही प्रेसिडेंसी भी इंडिया को मिली है 2023 में। उसकी अभी ताशकंद में जब सम्मेलन हुआ, उसमें मैं भी गया संस्कृति मंत्री के नाते, और भारतीय प्रधानमंत्री जी भी गए। उसमें डिक्लेयर हुई जी, कि काशी इज ए कल्चरल कैपिटल ऑफ द SCO मेंबर्स कंट्री। लेकिन आपके जो विरोधी दल हैं वो कहते हैं कि ये आपका सियासी एजेंडा है, इससे सियासी फायदा आपको मिलता है, आपका वोट बैंक पुख्ता होता है। काशी का भी सम्मान मिले तो सियासी क्या? काशी क्या भारत से बाहर है क्या? भारत के किसी कंट्री ये सिटी को SCO के मेंबर कंट्री, मैं उसमें था, बड़ा मुश्किल था। कुछ लोग कह रहे थे भाई काशी तो आपके हिंदू सिटी है, इवन पाकिस्तान के ये मंत्री भी कह रहे थे। लेकिन हमने कहा इसको आप काशी को ऐसे मत मानो, मां गंगा है। क्या गंगा किनारे जो मुस्लिम रहते हैं वो गंगा को मां नहीं मानते? क्या पानी उसका काम नहीं आता? तब जाकर के ये सर्वसम्मति बनी है। सर्वसम्मति बनाते हैं हम, ठीक है। अपोजिशन पता नहीं यहां क्यों नहीं सर्वसम्मति बना पाते हैं। वहां सर्वसम्मति बनी ताशकंद में। वहां बहुत से ऐसे देश थे जो इस चीज का विरोध कर रहे थे, भाई काशी ही क्यों कल्चरल कैपिटल बने। लेकिन काशी को कल्चरल कैपिटल माना, सबने स्वीकार किया कि बिल्कुल ठीक है। बाबा विश्वनाथ एक पक्ष है, लेकिन मां गंगा भी एक पक्ष है। सारे धर्मों के लोग काशी में रहते हैं। ज्ञान का वो सेंटर था। पुराने जमाने में पढ़ने के लिए सारे संसार से लोग काशी में आते थे। काशी की बनावट भी इसी ढंग से है कि गुरुत्वाकर्षण की तरफ काशी खींचती है पढ़ने वाले लोगों को लियो, और जो विद्वान लोग हैं उनको काशी खींचती है। सब इसे चर्चा में आए। इसलिए अपोजिशन अगर ये कह रहा है तो वो ठीक ढंग से नहीं, मुझे लगता है अध्ययन नहीं है उनका। सर, इसलिए अपोजिशन कह रहा है। एक बात और लगातार कहता आया है कि राजस्थान, चाहे देश में मोदी सरकार है, एकजुटता है, तमाम चीजें हैं, लेकिन राजस्थान में ना एकजुटता है और चेहरे का संघर्ष बहुत ज्यादा है। आपको क्या लगता है कितने चेहरे हैं? 10, 12, 15? और इतना संघर्ष क्यों? जब दिल्ली में एकजुटता है तो राजस्थान में क्यों नहीं? आपको कई बार हमारे सतीश पूनिया जी ने बताया, आपको खुद को ही बताया, मोदी जी से बड़ा कोई चेहरा नहीं है। सब हम समाहित हैं मोदी जी के चेहरे में। सर, बंगाल में हम अटक गए थे इसी मसले में क्योंकि हमारे पास लोकल लीडरशिप कोई बड़ा चेहरा नहीं था। राजस्थान में हर राज्य की परिस्थितियां अलग होती है। हम तेजी से भारतीय जनता पार्टी के लोग निश्चित रूप से एकजुट तो हैं ही। जो आपने फेस की बात करी, अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थितियों से चुनाव लड़े जाते हैं। राजस्थान में अभी हमारे अरुण सिंह जी भी आपको कह के गए, मीडिया को कह के गए, हमारे सतीश पूनिया जी ने भी कई बार कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा अपना आप में बड़ा चेहरा है। तो उन्हीं के चेहरे को लेकर आप चुनावों में जाएंगे? अभी यही तय है, और उसके बाद जो संसदीय बोर्ड तय करेगा वो सबको मान्य होगा। हम एकजुट हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी संगठन आधारित पार्टी है। कैडर हमारा बेस है और अनुशासन हमारा प्राण है। जी, बस आखिरी सवाल है मेघवाल जी, जो आपका समुदाय है उसमें काफी नाराजगी बताई गई थी पिछले चुनावों में। नहीं, ऐसा नहीं है जी। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं उसमें गरीब उनमें कोर सेक्टर है। प्रधानमंत्री आवास किसको ज्यादा मिल रहा है? गरीब। शौचालय किसके ज्यादा बने? गरीब। और गरीब में SC ST सबसे ज्यादा है जी। जब वो लाभान्वित हो रहा है तो वो मोदी जी की ओर आकर्षित हो रहा है। वो शायद कुछ लोग हमारे अपोजिशन वालों को यही पचना मुश्किल हो रहा है
कि गरीब आदमी जिसमें एससी एसटी वर्ग मोदी जी की ओर क्यों आकर्षित हो रहा है। चलिए, मोदी जी का चेहरा, ब्रांड मोदी, जिसमें आप पूरा अपना विश्वास जाहिर कर रहे हैं, और इसी के साथ आप 2024 के चुनाव और राजस्थान में जो चुनाव हैं 23 का भी जीतेंगे राजस्थान का, 24 का भी जीतेंगे। बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।